हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के माध्यम से आपके पास इंडियन पॉलिटी से संबंधित विषय के बारे में तथ्यात्मक तौर पर, विश्लेषणात्मक तौर पर जिसकी चर्चा कर रहे थे उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में आपके सामने मौलिक अधिकार और उससे जुड़ा हुआ अप्रत्यक्ष तरीके से जो विभिन्न वाद मुकदमे हुए थे या उसमें जो छिपा हुआ प्रश्न था, मौलिक अधिकार को जो संविधान का अन्य अनुच्छेद प्रभावित करता है, उससे संबंधित विषय पर, उससे संबंधित पॉइंट पर पिछले क्लास में चर्चा किए थे और आज उसी से जुड़ा हुआ उसका पार्ट 2 के रूप में, जो कल मैंने पढ़ाया था पार्ट 1, तो आज उसी का पार्ट 2 है, उसके बारे में आपको बतलाया जाना है। तो कल जो आपको बतला रहे थे मौलिक अधिकार के बारे में, जिसमें मैंने कल चर्चा किया था कि अनुच्छेद 352 के आधार पर भी मौलिक अधिकार में परिवर्तन आता है, जिसके लिए अनुच्छेद 358 और 359 में मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने से संबंधित है। 361 के बारे में कल चर्चा किए, जो मौलिक अधिकार के विपरीत अधिकार हो जाता है, अर्थात मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है। कल 194 अनुच्छेद का प्रयोग किए थे, ये मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है। इसके अलावा 105 अनुच्छेद संख्या 105 अनुच्छेद 105 का भी मैंने कल प्रयोग किया था कि ये भी मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है। साथ ही आपको कल चर्चा जो किए थे उसमें था केशवानंद भारती विवाद, गोलकनाथ विवाद, साथ ही कल चर्चा किए थे मिनर्वा मिल्स विवाद। इन तीनों विवाद मौलिक अधिकार को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में आपको बतलाए थे। 358 और 359 के आधार पर मौलिक अधिकार को कैसे निलंबित किया जा सकता है, इसकी चर्चा किए थे। 361, 194 और 105 जो संविधान का अनुच्छेद है, ये मौलिक अधिकार को कैसे प्रभावित करता है, उसकी चर्चा किए थे। तो मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ जो कुछ हिडन क्वेश्चन था, छिपा हुआ क्वेश्चन था, उसके बारे में चर्चा की थी। आज इसी मौलिक अधिकार के अगले कड़ी में हमको पढ़ना है कि मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। कल भी इसके बारे में हल्का चर्चा किए थे कि 1215 ईस्वी में इंग्लैंड का राजा जॉन के द्वारा जो अपने सामंत, अपने जमींदार को, छोटे राजा को जो अधिकार दिया गया, उसे मैग्ना कार्टा कहा गया और तब से मैग्ना कार्टा का प्रयोग अधिकार पत्र के लिए, अधिकार का दस्तावेज के लिए किया जाता है। तो मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को कुछ मूलभूत मौलिक अधिकार दिया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। सर्वप्रथम जेफरसन ने मानव अधिकार के रूप में अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार को समाहित किया था, जिसकी संख्या 10 थी, जबकि भारत में भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार का मौलिक अधिकार दिया है। इस 7 प्रकार का जो मौलिक अधिकार है, उसमें से कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। अब बीपीएससी का प्रश्न निकाल कर देखेंगे, उसमें पूछा था कि कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है या विदेशियों को प्राप्त है। इस प्रकार से बीपीएससी का प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बहुत सारे मौलिक अधिकार जो हैं वह विदेशियों को प्राप्त है। कुछ मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, कुछ को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो उन तमाम तथ्यों के बारे में आपको अध्ययन करना है। यूँ तो मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार है, लेकिन यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक,
तो यहाँ तक का मौलिक अधिकार है। इसके अलावा अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35 ये प्रत्यक्षतः मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार से उसका कहीं न कहीं संबंध रखता है, तो उसकी चर्चा इसमें किया गया है। तो इसके बारे में भी हमें अध्ययन करना है, इसमें क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन जो अनुच्छेद 13 तो बारंबार पूछा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को जो मौलिक अधिकार का संरक्षण का अधिकार है, उसमें अनुच्छेद 32 के अलावा अनुच्छेद 13 सबसे अधिक प्रभावी होता है। तो 13 के बारे में प्रश्न जो है सो बराबर इसी 13 के आधार पर एक अप्रत्यक्ष हिडन क्वेश्चन पूछ दिया करता है। अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू का अधिकार केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रश्न को देखें तो वहां पर एक प्रश्न पूछा हुआ है, किस अनुच्छेद के आधार पर उच्च न्यायालय को भी न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक बार प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से किसे न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है, तो उसमें भी उत्तर उच्च न्यायालय को देना पड़ा था, क्योंकि अनुच्छेद 13 ये उच्च न्यायालय को भी आंशिक रूप से, यह तो अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय से प्रभावित होकर भारतीय न्यायालय में जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 137 के आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 13 के आधार पर आंशिक रूप से, पार्शियल रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार उच्च न्यायालय को प्राप्त है, क्योंकि अनुच्छेद 13 कहता है कि यदि कोई भी विधि जो विधानमंडल से यहाँ तात्पर्य है, लेजिस्लेटिव असेंबली से तात्पर्य सिर्फ विधानसभा नहीं बल्कि संसद भी होता है, तो संसद या विधानसभा विधानमंडल कोई वैसा कानून बनाता है, वैसा विधि का निर्माण करता है जो मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करता है, मौलिक अधिकार से बेमेल हो, मौलिक अधिकार से असंगत हो, तो उच्च न्यायालय, वहाँ स्पष्ट रूप से दिया गया अनुच्छेद 13 में, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उस विधि को जो मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करता है, मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है, उसे न्यायालय रद्द कर देगा। तो विधि जो कि विधायिका ने बनाया है, लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाया है, पार्लियामेंट ने बनाया है, उसकी समीक्षा करना, यदि मौलिक अधिकार के विपरीत है तो उसे रद्द कर देना, ये उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में भी आता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन जो केवल संवैधानिक तौर पर जो प्रत्यक्षतः वह सर्वोच्च न्यायालय को है, अनुच्छेद 13 के आधार पर वह उच्च न्यायालय को भी प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रश्न मौलिक अधिकार में छिपा हुआ है, तो इसलिए ध्यान देना है कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका प्रश्न जो है पूरी तरह कंसेप्ट पर समझ के आधार पर, जैसे कल चर्चा किए थे अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति शासन, तो 365 राष्ट्रपति शासन का उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति शासन की 356 है, लेकिन जब हम उसको कंसेप्ट के आधार पर तैयार करते हैं, उसकी विश्लेषणात्मक व्याख्या करते हैं, तो वैसे प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है। इसलिए वर्तमान परिवेश में जिस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कीजिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ एनटीपीसी तक नहीं सीमित है, मेरा उद्देश्य सिर्फ ग्रुप डी तक सीमित नहीं है, बल्कि एसएससी से लेकर बीपीएससी से लेकर यूपीएससी तक जहां भी आप सामान्य अध्ययन के प्रश्न को हल करने लगें तो उसको आसानी से हल कर सकें। विद्यार्थीगण, जो यूपीएससी में जो प्रश्न पूछा जाता है, आप निकाल कर जब सेट बनाओगे प्रीवियस ईयर का, तो पाओगे 2-3 साल के बाद वही प्रश्न बीपीएससी में, और फिर 1-2 साल के बाद वो प्रश्न रेलवे एसएससी में वही प्रश्न को डाल दिया करता है। तो प्रश्न जो है लगातार ऊपर से नीचे तक आते रहता है। जो प्रश्न आज संघ लोक सेवा आयोग में है, कल वो प्रश्न रेलवे एसएससी में ही पूछा जा सकता है। तो वैसे प्रश्न को एक साथ हमें अध्ययन करना है, ताकि अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग नहीं, बल्कि समग्र रूप से इतना बेहतर हमारी मानसिकता हो जाए, इतना बेहतर समझ हो जाए कि आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आज जो है मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ जो पार्ट 2 के भाग है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले
इन अनुच्छेद के पूर्व देखते हैं जो कि मौलिक अधिकार में प्रत्यक्षतः शामिल नहीं है, उसे देखना है। मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया। क्यों कहा गया, यह स्पष्ट हो चुका है। मौलिक अधिकार के माध्यम से नागरिकों को मौलिक अधिकार के माध्यम से नागरिकों को राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, जो प्रस्तावना हम आपको बतलाए थे, तो भारत जो एक लोकतांत्रिक राज्य है, तो लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना मौलिक अधिकार के माध्यम से ही मिल सकता है। क्योंकि विद्यार्थीगण, मौलिक अधिकार के तहत जो समानता का अधिकार है, ये लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है। लोकतंत्र में सार्वभौमिक मताधिकार, यूनिवर्सल वोटिंग का अधिकार, सबको एक समान, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ण, किसी भी वर्ग से आते हों, स्त्री हों या पुरुष हों, किसी भी समुदाय के हों, उनको समानता के साथ एक मत देने का अधिकार, बराबरी के साथ मतदान का अधिकार, उसे बोलते हैं सार्वभौमिक मताधिकार। तो सार्वभौमिक मताधिकार जो कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 326 कहता है, नागरिकों को मत देने का अधिकार, ये समानता के अधिकार से प्रेरित है, समानता के अधिकार से प्रभावित है। तो जब तक नागरिकों के बीच समानता नहीं होगी, तब तक लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती है। तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना मौलिक अधिकार के माध्यम से ही किया जाता है। प्रकृति प्रदत्त जो अधिकार है, प्रकृति ने, नेचर ने प्रत्येक प्राणी को, बैक्टीरिया, वायरस से लेकर हर कीट पतंग को, हर एक जीव को, हर एक प्राणी को कुछ अधिकार दिया है। अपने विचार को अभिव्यक्त करने का अधिकार, मुक्त रूप से भ्रमण करने का अधिकार, अपनी समृद्धि को प्राप्त करने का अधिकार। तो हर प्राणी अपनी अपनी सामर्थ्य के आधार पर अपने उस अधिकार का प्रयोग करता है। आत्मरक्षा का अधिकार, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव जंतु अपनी आत्मरक्षा करता है। उस पर जब आत्मघाती हमला होता है तो वह या तो प्रति आक्रमण करता है या अपने बचाव का माध्यम ढूंढता है। तो प्रकृति ने, नेचर ने जो अधिकार प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक जीव को दिया है, उस अधिकार को संवैधानिक मान्यता मौलिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार मौलिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार जो है, इसके माध्यम से सामाजिक समानता प्राप्त होती है, सभी नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार प्राप्त होता है, प्रकृति के द्वारा दिया गया अधिकार को संवैधानिक मान्यता मौलिक अधिकार है। अब देखना है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दिया गया। तो ये एक विस्तृत शब्द है। राज्य से सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य नहीं आते हैं। राज्य जब शब्द प्रयोग किया गया, उसमें संघ की सरकार से लेकर, भारत सरकार से लेकर के स्थानीय प्रशासन, मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर तक उस राज्य में ही राज्य का एक पार्ट हो जाता है। मैंने चर्चा किया था कि राज्य के लिए आवश्यक होता है भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। जब हम पढ़ा रहे थे, जब मैं पढ़ा रहा था आपको प्रस्तावना, तो संप्रभुता भारत में है, हम भारत के लोग। तो जब राज्य शब्द का प्रयोग किया गया तो पूरे हम भारत के लोग उसमें शामिल होते हैं, कोई पार्टिकुलर स्टेट उसमें शामिल नहीं है। तो राज्य में हम भारत के लोग शामिल हैं, भारत का तमाम प्रशासनिक प्रबंध उसमें शामिल होता है। तो ये राज्य की परिभाषा दिया गया है इसमें कि राज्य में कौन कौन शामिल होंगे, कहाँ यह लागू होगा। जब तक अनुच्छेद 370 प्रभावी था तो उस राज्य में जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए अनुच्छेद 370 जब समाप्त किया गया तो जम्मू कश्मीर भी उसमें शामिल हो जाता है। इसी कारण क्योंकि विद्यार्थीगण यहाँ राज्य में अनुच्छेद 12 में जम्मू कश्मीर राज्य शामिल नहीं है,
यही कारण है कि अनुच्छेद 370 तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन 370 का जो अन्य पार्ट है ABCD वो आज भी बना हुआ है, क्योंकि अनुच्छेद 12 कहता है कि जम्मू कश्मीर राज्य में शामिल नहीं है। तो अनुच्छेद 370 के द्वारा जब हम उसे दी गई विशेष सुविधा तो समाप्त कर दिए, लेकिन अनुच्छेद 12 में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जब तक 12 में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक अनुच्छेद 370 को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए आंशिक रूप से 370 AB जो है अभी भी बना हुआ है, क्योंकि इसमें 12 में लिखा हुआ है कि राज्य में जम्मू कश्मीर राज्य शामिल नहीं है। और मौलिक अधिकार में संशोधन के लिए संसद की 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। जब तक 12 में संशोधन नहीं होगा तब तक अनुच्छेद 370 को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 13 कहता है, चर्चा कर चुके, कि यदि विधानमंडल, यहाँ भी विधानमंडल से तात्पर्य सिर्फ विधानसभा MLA MLC नहीं होती है। विधानमंडल जब बोला गया, लेजिस्लेटिव असेंबली बोला गया, तो वो सभी विधायी संस्था शामिल हो जाता है, जिसमें संसद भी शामिल है और राज्य विधानसभा भी शामिल है। तो विधायी संस्था के द्वारा बनाया गया कोई भी विधि, कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है, मौलिक अधिकार को सीमित करता है, तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे रद्द कर देगा, उसे निष्प्रभावी बना देगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 13 में है, जो एक प्रकार का न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू के अधिकार के समान है। इसी अनुच्छेद 13 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार का संरक्षक कहा जाता है। अब देखिए अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 जो है कहता है कि लोक प्रशासन को बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लॉ इन ऑर्डर को स्थापित करने के लिए राज्य, यहाँ फिर राज्य जो शब्द होता है वो पूरे प्रशासनिक ढांचा को बतलाता है। राज्य मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित कर सकता है। कहीं भी दंगा फसाद होती है, असामाजिक तत्व के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित किया जाता है, तो उस अवस्था में आप कभी पढ़ते हैं कि धारा 144 लागू कर दिया गया, कर्फ्यू लागू कर दिया गया। धारा 144 है कि एक साथ 5 व्यक्ति सड़क पर नहीं रह सकते हैं, खड़े होकर बात नहीं कर सकते, तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। कर्फ्यू लगा दिए तो पूरे सिस्टम यातायात को बंद कर चलिए, अभी कोरोना काल में लॉकडाउन लगाए तो मौलिक अधिकार का ही उल्लंघन है। लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद 33 कहता है कि जहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने की नौबत हो, जान माल की क्षति की जहाँ संभावना हो, तो उस अवस्था में मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो लॉकडाउन प्रत्यक्षता जो है मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, लेकिन अनुच्छेद 33 उसकी अनुमति देता है कि लॉकडाउन जान माल की क्षति को बचाने के लिए, जीवन की सुरक्षा के लिए उसका प्रयोग में कर सकते हैं, मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। तो ये प्रयोग किया गया अनुच्छेद 33 के आधार पर। अनुच्छेद 34 कहता है कि जहाँ पर सैनिक प्रशासन लागू हो, मार्शल लॉ लागू हो, जहाँ प्रशासन का काम पुलिस प्रशासन की जगह सेना प्रशासन का काम को देख रहा हो, कभी जम्मू कश्मीर को देखिए, चाहे पूर्वोत्तर भारत में कुछ राज्यों को देखिए, तो वहाँ पर कहा जाता है, अनुच्छेद 34 कहता है कि वहाँ पर संसद, वहाँ पर पार्लियामेंट शब्द है, क्योंकि सेना का प्रयोग पार्लियामेंट कर सकती है, उसकी अनुमति से ही सेना को प्रशासन में लगाया जा सकता है। तो जहाँ पर मार्शल लॉ लागू हो, जहाँ पर सैन्य प्रशासन हो, वहाँ पर मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए संसद कानून का निर्माण कर सकता है। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकार को और बेहतर तरीके से प्रभावी बनाने, लोगों तक उसे पहुँचाने, लोगों को उस अधिकार को बेहतर तरीके से प्रयोग करने के लिए कोई विधि का निर्माण यदि विधायिका करना चाहता है तो विधायिका कर सकता है। तो उसका प्रयोग अनुच्छेद 35 में है। तो अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 और 35 ये प्रत्यक्षतः तो मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। तो ये था आपका मौलिक अधिकार से ही आगे का जो क्षेत्र देखना है। मौलिक अधिकार की संख्या मूल संविधान में 7 थी, अमेरिका के संविधान से लिया गया जिसकी संख्या 10 थी।
ऐसे भारत में जो मौलिक अधिकार जो है, यदि उसकी अलग अलग पार्ट बाय पार्ट गणना करें तो तकरीबन 248 पॉइंट में मौलिक अधिकार की पूरी व्याख्या होती है। लेकिन भारत में अभी भी मौलिक अधिकार आंशिक रूप से है। विश्व के अलग अलग देशों में जितना मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, उतना अधिकार भारतीयों को प्राप्त नहीं है। और जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है, उसका भी हम लोग सदुपयोग जितना करते हैं, उससे कहीं अधिक दुरुपयोग करते हैं। मौलिक अधिकार स्वतंत्रता को हम लोगों ने स्वच्छंदता के रूप में अधिक प्रयोग में लाते हैं, और मौलिक अधिकार का दुरुपयोग किए जाने से ही कई अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त संवैधानिक तंत्र उपलब्ध हैं, उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो सबसे पहले आज इसी मौलिक अधिकार में देखें कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1978 में किया गया था, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19F में संपत्ति का अधिकार का प्रयोग था। संपत्ति का अधिकार जो एक मौलिक अधिकार था। अब चूंकि संपत्ति का अधिकार जब मौलिक अधिकार है, तो संपत्ति में सिर्फ धन, नगद पैसा नहीं। आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे, जानते होंगे संपत्ति कई प्रकार का होता है। एसेट्स, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, ट्रांजेबल दृश्य संपत्ति, नॉन ट्रांजेबल और दृश्य संपत्ति। तो उसको कई वर्गीकरण किया गया है। तो संपत्ति में भूमि, मकान, ये भी संपत्ति का पार्ट होता है, संपत्ति का हिस्सा होता है। और जब देश विकास करता है, डेवलप करता है, चाहे स्कूल भवन बनाना हो, सड़क बनाना हो, रेलवे लाइन का निर्माण करना हो, तो उसके लिए ज़मीन की आवश्यकता होगी। और ज़मीन किसी न किसी व्यक्ति के पास, सरकार के पास तो हर गांव में सड़क बनाने के लिए ज़मीन उपलब्ध है नहीं। और जब सड़क निर्माण के लिए, स्कूल भवन निर्माण के लिए, हवाई अड्डा के निर्माण के लिए, उद्योग के निर्माण के लिए जब सरकार जमीन प्राप्त करती है, अधिग्रहण करती है, तो वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाता था। तो न्यायालय में मौलिक अधिकार के निलंबन से संबंधित, उल्लंघन से संबंधित, भूमि अधिग्रहण से संबंधित अनेकों विवाद न्यायालय में लंबित पड़ गए, जिससे सरकार का विकास प्रभावित होने लगा। तो संपत्ति के अधिकार को इसी कारण मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया, ताकि विकासात्मक कार्य में मौलिक अधिकार प्रभावित न हो सके। तो संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था, उसे, और अनुच्छेद 19F में था, उसे निरस्त कर दिया गया। और इसके लिए अनुच्छेद 300 का क, 300 का ए में इसे रखा गया। उस अधिकार को बोलते हैं विधिक अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार अब वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि एक विधिक अधिकार है। अर्थात आप विधि के हिसाब से, विधि के आधार पर संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं, संपत्ति अर्जन कर सकते हैं। लेकिन देश के विकासात्मक के लिए, जनहित के लिए, लोकहित के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए सरकार आपकी उस संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर सकता है। जैसे अब 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 1972 में कोल इंडिया लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण किया गया, 1956 में 248 निजी एवं विदेशी बीमा कंपनी का अधिग्रहण करते हुए LIC की स्थापना की गई। तो सरकार को ये अधिकार हो जाता है कि वह संपत्ति का राष्ट्रीय हित में, जनहित में, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए उसका अधिग्रहण कर सकता है, राष्ट्रीयकरण कर सकता है। तो संविधान का 44वां संविधान संशोधन 1978 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि एक विधिक अधिकार के रूप में रहेगा। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार रह गए, 7 की जगह मौलिक अधिकार की संख्या हो गई 6। पहला है समता या समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, कानून सभी नागरिकों के लिए एक समान होगा।
विद्यार्थीगण, सभी मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया, लेकिन अनुच्छेद 14 का मौलिक अधिकार वह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। यह बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। अनुच्छेद 14 का मौलिक अधिकार जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, वो इंग्लैंड के संविधान से प्रभावित है। विधि का संरक्षण शब्द पूछते, संरक्षण शब्द हो जाएगा तब हो जाएगा अमेरिका, अब विधि का शासन तब हो जाएगा इंग्लैंड। यहां पर भी दो प्रकार से संघ लोक सेवा का प्रश्न पूछ चुका है। तो विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता तो इंग्लैंड, अब विधि के समक्ष संरक्षण, क्योंकि अनुच्छेद 13 के आधार पर संरक्षण मिल रहा है, अनुच्छेद 32 के आधार पर संरक्षण मिल रहा है, ये दोनों लिया गया अमेरिका के संविधान से। जब संरक्षण शब्द का प्रयोग करे तो अमेरिका, तो संरक्षण नकारात्मक है, अब विधि का शासन सकारात्मक है। तो अमेरिका से जो लिया गया वो निगेटिव पॉइंट है और ब्रिटेन का वो जो है वो पॉजिटिव पॉइंट है। प्रश्न कभी कभी पूछता है कि कौन सा मौलिक अधिकार नकारात्मक है, कौन सा सकारात्मक है, या जब पढ़ते हैं राज्य का नीति निर्देशक तत्व तब वहाँ तुलनात्मक देता है कि दोनों में क्या अंतर है। तो नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है, मौलिक अधिकार नकारात्मक है। तो अमेरिका से लिया गया अधिकांशतः मौलिक अधिकार जो है वह नकारात्मक है। तो विधि के समक्ष संरक्षण अर्थात मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने पर आपको रोका जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो अमेरिका का जो अधिकार है वह नकारात्मक अधिकार में है। तो विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समानता है वह इंग्लैंड के संविधान से प्रभावित है। अर्थात कानून सभी नागरिकों के लिए एक समान होगा, किसी नागरिक के साथ कानून किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। एक अपराध के लिए चाहे किसी भी कितने भी ऊंचे पद पर आसीन हो, उन्हें एक समान दंड प्रक्रिया से गुजरना होगा। वो अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति, उसमें जो शब्द है जाति, धर्म, लिंग स्त्री पुरुष, लिंग, प्रजाति, जैसे आप पढ़ते हो निग्रो, ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, तो वो सब प्रजाति हुआ। तो जाति, धर्म, प्रजाति, लिंग के आधार पर, भाषा शब्द का प्रयोग उसमें नहीं किया गया है, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिकों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किए जाने का अधिकार। यहाँ देखिए भाषा शब्द नहीं है, परीक्षा में बड़ा ही यूनिक प्रकार का प्रश्न पूछ देता है, जाति, धर्म, भाषा, लिंग सभी साथ करता है कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। तो भाषा शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 15 में नहीं किया गया है, जबकि कई जगह किताब के पन्नों पर आप वहाँ भाषा शब्द भी लिखा हुआ देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 में भाषा का उल्लेख नहीं है। जैसे अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं, उसी प्रकार 15 में भाषा शब्द का प्रयोग नहीं है। कहता है जाति, धर्म, लिंग और प्रजाति के आधार पर किसी भी नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किए जाने का अधिकार। लेकिन अभी जो 103वां संविधान संशोधन के रूप में आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया गया, तो यह अनुच्छेद 15 में किए गए संशोधन के आधार पर उसे जो है शैक्षणिक संस्थान और सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण दिया गया। तो अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन के पश्चात ही विभिन्न वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है। अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता, सभी नागरिकों को उसकी योग्यता, उसकी कार्य क्षमता, उसकी एबिलिटी, उसकी इफिशियंसी के आधार पर समान अवसर प्राप्त करने का। कोई भी व्यक्ति किसी भी पद को प्राप्त कर सकता है, ये लोकतंत्र की विशेषता होती है। इसी लोकतांत्रिक विशेषता के आधार पर आप देखते हैं कोई कहते हैं कि हम चाय बेचते हुए प्रधानमंत्री के कुर्सी तक पहुँचे, तो कोई कहते हैं कि भैंस के पीठ पर चढ़ते हुए मुख्यमंत्री तक पहुँचे, कोई दूसरे के घर में चौका बर्तन करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचती है। ये इसी अवसर की समानता का परिचायक है कि कोई भी नागरिक किसी भी पद को प्राप्त कर सकता है। लेकिन 16(4) नंबर का पॉइंट जोड़ा गया, क्योंकि लोकतंत्र की विशेषता होती है सभी वर्ग का, सभी समुदाय का समान प्रतिनिधित्व के अवसर को उपलब्ध कराना। तो समाज का जो वर्ग पिछड़ा है
ओबीसी जिसे कहते हैं। तो पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण दिया गया 27%, ये अनुच्छेद 16(4) के आधार पर दिया गया। और जनरल के जो 10% का आरक्षण दिया गया वो 15 और 16 में परिवर्तन के आधार पर दिया गया। तो 16(4) के आधार पर ओबीसी को 27% का आरक्षण प्राप्त है। 16(4) में ही क्रीमी लेयर का प्रयोग किया गया कि वैसा वर्ग ओबीसी का जिसके पास 8 लाख रुपया से वार्षिक से अधिक का इनकम है, जो सक्षम वर्ग हैं, उससे आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। वो 8 लाख रुपया वार्षिक सिर्फ पिता की आय होती है, उसमें मां का आय शामिल नहीं है। तो पिता का यदि आय 8 लाख रुपया से अधिक वार्षिक है तो ओबीसी के वैसे समुदाय को जनरल वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ समुदाय में उसे शामिल नहीं किया जाएगा। वो एक सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी के रूप में गिने जाएंगे। तो वहाँ आर्थिक आधार पर उसे पूरी तरह आरक्षण को प्रतिबंधित किया गया है ताकि संपन्न वर्ग इसका लाभ नहीं ले सके। तो सामान्य वर्ग को दिया गया 10% का आरक्षण अनुच्छेद 15 के आधार पर, और ओबीसी को अवसर की समानता के आधार पर 27% का आरक्षण ओबीसी को दिया गया अनुच्छेद 16 के आधार पर। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता, छुआछूत किसी भी स्तर पर जो हिंदू धर्म की जातिगत व्यवस्था में शामिल है, छुआछूत का, अछूत जाति, उच्च और निम्न जाति का, उसे किसी भी स्तर पर वहाँ अलग अलग पॉइंट दिया गया है। सार्वजनिक कुआं हो या जल पेयजल का कोई प्रबंध हो, सिंचाई का कोई साधन हो, मंदिर हो, पूजा स्थल हो, सार्वजनिक स्थल हो, चाहे बस स्टैंड हो, रेलवे हो, हवाई जहाज हो, होटल हो, तो वहाँ सब का अलग अलग प्रयोग है उसकी व्याख्या में। तो कहीं भी चाहे वो पेयजल का प्रबंध वाले क्षेत्र हो, कुआं हो, क्योंकि जिस वक्त संविधान बना था उस पर कुआं का ही बहुलता थी, चापाकल और बोरिंग की बहुत ही सीमित वहाँ संसाधन उपलब्ध थे। तो किसी भी स्तर पर अधिकतर इतिहास के पन्नों पर पढ़ते हैं तो मंदिर में प्रवेश के लिए गुलाम भारत में ही कई आंदोलन चले। बिहार का, झारखंड का प्रसिद्ध देवघर के मंदिर के लिए आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया ताकि समाज के सभी वर्ग हरिजन को भी मंदिर में प्रवेश दिया जा सके। तो वहाँ पर अवसर की समानता में अस्पृश्यता के अंत में जो है छुआछूत को स्वीकार नहीं किए जाने में कई शब्दों का प्रयोग है कि कहीं भी किसी भी स्तर पर छुआछूत शब्द का, छुआछूत को जातिगत भेदभाव को प्रयोग में नहीं लाना है। किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति के संबोधन के साथ नहीं पुकारना है, वह भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, चाहे किसी जाति का हो। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। ब्रिटिश हुकूमत काल में 1882 से जब लॉर्ड रिपन का शासन काल था, भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन था, तो राय बहादुर, खान बहादुर जैसे बड़ी बड़ी उपाधियां दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, और ये उपाधि प्राप्त व्यक्ति विशेषाधिकार संपन्न होते थे, उन्हें कई प्रकार की अधिकार या सुविधा प्राप्त होता है। अभी जितना भी उपाधि, भारत रत्न को छोड़ दिया जाए तो शेष किसी भी उपाधि में कोई विशेषाधिकार आपको प्राप्त नहीं होता है। भारत रत्न में प्रोटोकॉल का थोड़ा सा उसे कुछ सुविधा प्राप्त हो जाता है, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। अनुच्छेद 14 के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होती है। सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधा में उसे कुछ एक्स्ट्रा सुविधा मिलता है, चाहे पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो। तो 1954 से सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्र में अच्छे कार्य के लिए पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री और भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई। 1977 में जब गैर कांग्रेसी सरकार बना था तो उसने भी इसी अनुच्छेद 18 के आधार पर इस उपाधि को समाप्त कर दिया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 18 के आधार पर भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इत्यादि उपाधि दी जा सकती है, क्योंकि वह उसकी सामाजिक कार्य, उसकी शैक्षणिक कार्य के शैक्षणिक योगदान के लिए राष्ट्र स्तर पर जो योगदान दिया उसके लिए राष्ट्र के द्वारा उसे सम्मानित किया जा रहा है, तो सम्मान को देने से नहीं रोका जा सकता है। तो प्रश्न पूछा जाता है उपाधि का अंत हो चुका है, लेकिन फिर भी भारत रत्न इत्यादि उपाधि किस अनुच्छेद के आधार पर दी जाती है? तो यह है अनुच्छेद 18। तो विद्यार्थीगण, समता का अधिकार या समानता का अधिकार आपको पूरी तरह स्पष्ट हो चुका होगा।
इसमें अब किसी प्रकार का क्यों और कैसे का कोई प्रश्न आपके सामने नहीं रहा होगा। इस उम्मीद के साथ आज का क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं और पार्ट 3 के रूप में कल आपको इसका अगला चरण के बारे में पढ़ाया जाएगा और यकीनन तौर पर जितना बताया जाएगा आप सेट बनाकर देखोगे तो उसका लाभ आपको यकीनन तौर पर मिलेगा। विद्यार्थीगण, आपसे एक विनम्र निवेदन ये भी है कि जब आप मेरे YouTube पर चैनल को देखें, उसको पढ़ें, उसको सुने, तब यदि आपको कैसा लगा अपना कमेंट आप जरूर करें। जिस प्रकार एक कलाकार के लिए ताली की बहुत ही आवश्यकता होती है, जो उसके आत्मबल मनोबल को बढ़ाता है, उसी प्रकार एक शिक्षक के लिए आपकी कमेंट बेहद ही ज़रूरी होता है। कहाँ पर आपको उसमें खामियां नज़र आई, कहाँ आपको अच्छा लगा। बाज़ार में विभिन्न शिक्षक पढ़ाते हैं, मैंने बताया था पहले क्लास में ही और विगत क्लास में ही बतलाए थे कि जो आपको बतलाया जाएगा वह जो बाज़ार में जो यूट्यूब पर उपलब्ध शिक्षक हैं उसका तो हिसाब से जो सामान है उसे सामान अध्ययन का उसे बतलाया जाएगा, साथ ही उससे कुछ हटकर कुछ अलग बतलाने का भी प्रयास किया जाएगा, जो आज के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए है। तो आपको जो एक समान प्रक्रिया है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, वो आप जरूर करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।